Today we will start with the subject law. This is a 100 marks paper that you have to study. पुराने syllabus में this was of 60 marks, but now this is of 100 marks. The institute has introduced certain new topics. Very few chapters have been introduced. मतलब 60 मार्क्स में जो कंटेंट था और आज जो 100 मार्क्स में कंटेंट है वो ऐसा नहीं है कि 1.67 टाइम्स हो गया. तो पहले 60 मार्क्स में जो कंटेंट था और अभी जो 100 मार्क्स में कंटेंट है ऐसा नहीं है कि प्रोपोर्शनेटली चेंज हुआ है. नहीं, अगर देखा जाए तो 60 मार्क्स में अगर मान लीजिए 60 मार्क्स में वी यूज टू टेक से फॉर एग्जांपल 55 क्लासेस, तो अभी 100 मार्क्स में we will be taking around 65 classes. That's it. Nothing else. मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है. 60 का 100 मार्क्स हुआ है तो हिसाब से 67% चेंज होना चाहिए. भैया 67 कैसे हो वो छोड़ो तुम, परंतु सिलेबस का कंटेंट 67% बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है. सिर्फ और सिर्फ 20% के आसपास चेंज हुआ है. तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लॉ का जो सब्जेक्ट है पुराने सिलेबस के मुकाबले अगर देखा जाए तो एक तरह से कोई आदमी सोच सकता है कि ये इजी हुआ है, परंतु एक तरह से देखा जाए तो डिफिकल्ट भी हुआ है, क्योंकि पहले जो सिलेबस था इसमें 40 मार्क्स का इंग्लिश पार्ट था जो कि पढ़ना ही नहीं पड़ता था, जो कि कंप्लीटली पढ़ना ही नहीं पड़ता था. मेरी बात समझ गए ना? जिनका क्लास बचपन से लेकर नर्सरी से लेकर क्लास 12 में जो इंग्लिश आप पढ़ते थे, प्रेसी राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, वही सारी चीजें 40 मार्क्स में थी, तो वो पढ़ना ही नहीं पड़ता था. तो देखने के हिसाब से अगर देखा जाए तो पुराने सिलेबस के मुकाबले अभी जो नया सिलेबस आया उसमें थोड़ा सा मेहनत बढ़ा है. लॉ पूरा प्रॉपर लॉ पढ़ाया जा रहा है. 100 मार्क्स का पेपर है. एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन का पेपर पैटर्न आएगा अभी तक कुछ नहीं पता नहीं है. जब तक इंस्टीट्यूट एक मॉक टेस्ट पेपर नहीं इश्यू करता और एक एग्जाम नहीं लेता. मॉक टेस्ट क्या होता है कि हो सकता है मॉक टेस्ट में जो पेपर पैटर्न आए वो एक्चुअल एग्जाम में होगा, वो एक्चुअल एग्जाम में नहीं भी हो सकता, बोलना मुश्किल है. मान लेते हैं अगर वो होगा भी, अप्लाई भी करेगा, तो भी पहले मॉक टेस्ट होने दीजिए, तब पता लगेगा कि भैया क्या पेपर पैटर्न है. आपको क्या बोला मैंने सुना? तो मैं पहली क्लास में नॉर्मली पेपर का पैटर्न बता देता हूं. पेपर का पैटर्न हम नहीं बता पाएंगे. क्यों नहीं बता पाएंगे? कैसे पता लगेगा? जब तक एक मॉक टेस्ट नहीं लेगा जून टर्म के लिए तब तक पेपर का पैटर्न नहीं पता. पहले क्या पेपर का पैटर्न था वो हम बता सकते हैं. क्या पेपर का पैटर्न था पहले वो हम बता सकते हैं. पहले लॉ का सिलेबस 60 मार्क्स का हुआ करता था. फिर से बोलो, लॉ का कितना पेपर, कितना मार्क्स का? 60. और 40 मार्क्स का क्या था? इंग्लिश. तो 60 मार्क्स में इंस्टीट्यूट 5 क्वेश्चन पूछता था 12-12 मार्क्स के. कितने क्वेश्चन बताओ? 5. पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता था. फिर से बोलो, पहला क्वेश्चन कंपलसरी. कितने मार्क्स का? 12. और उसके बाद एक और क्वेश्चन देता था 5. नहीं समझ में आया? 5 में से 4 करना पड़ता था. फिर से बोलो, 5 में से कितना करना पड़ता था? 4. फिर से बोले क्या? फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता था? अरे आवाज नहीं आ रहा. फर्स्ट क्वेश्चन क्या? कंपलसरी. और बाद के क्वेश्चन में से 5 में से 4 करना पड़ता था. सब 12-12 मार्क्स के. तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए? गिनकर बताओ ना. 6 क्वेश्चंस होते थे 12-12 मार्क्स के. कुल मिलाकर कितना मार्क्स? अरे मल्टीप्लाई करो. 6 × 12 कितना मार्क्स? 72 मार्क्स का पेपर आता था और 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ता था. उस 72 मार्क्स में 2 तरह के क्वेश्चंस होते थे. एक था थ्योरी क्वेश्चंस. फिर से बोलो, कौन सा क्वेश्चन? थ्योरी. और एक हुआ करता था केस स्टडी. फिर से बोलो, कौन सा? केस स्टडी. तो मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि पुराने सिलेबस के पैटर्न में आउट ऑफ द 72 मार्क्स 43 मार्क्स का थ्योरी था. फिर से बोलो, कितना मार्क्स का? 43. और 29 मार्क्स का केस स्टडी. ये पेपर पैटर्न 12 एग्जाम में लिया इंस्टीट्यूट ने 2018 से 2023. फिर से बोलो, कितना बार? 12. 2018, 19, 20, 21, 22 और 23. 6 साल. कितना बार? 12 बार. सर बीच में कोविड भी आया था, तो कोविड के अंदर में इंस्टीट्यूट ने 2 बार एग्जाम लिया, एक बार दिसंबर में, एक बार जनवरी में. तो हो गया खत्म. अरे बोलो, तो 12 बार ये पेपर पैटर्न मेंटेन किया था. तो 72 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता था, उसमें 43 का. फिर से बोलो, कौन सा? 43 का थ्योरी और 29 मार्क्स का केस स्टडी. अब ये केस स्टडी क्या होता है सब पढ़ेंगे तब. एक इमेजिनरी सिचुएशन दे देगा और उसको आंसर देना है आपको. ठीक है. तो 43 और 29.
मैथमेटिक्स के हिसाब से रेशियो देखो तो अप्रोक्सीमेटली कितना का रेशियो हो गया, 2:1। अप्रोक्सीमेटली कितना का, अरे आवाज नहीं आ रहा, कितने का, 2:1। एम आई क्लियर? अरे एवरेज में कितना का रेशियो हो गया, 2:1। नाउ अगर इसी पेपर पैटर्न को मेंटेन करता है इंस्टीट्यूट, तो अब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूं वो जरूरी नहीं है, वो मेरा सिर्फ एक अंदाजा है। जब तक पहला पेपर नहीं लेगा तब तक हम बोल नहीं पाएंगे, पहला पेपर लेगा तब हम बता देंगे। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्रोपोर्शनेटली जब ये 100 मार्क्स का होगा तो मेरे को जहां तक लग रहा है 120 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा। कितना मार्क्स का? क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में यही पेपर पैटर्न है, अकाउंट्स में 120 पूछता है। कितना पूछता है? 120। उसमें भी वही है, 6 क्वेश्चन देता है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है 20 मार्क्स का, और फिर उसके बाद 5 में से कोई भी 4, 20-20 मार्क्स का। तो मैं अगर उसी हिसाब से अगर सोचूं, वही प्रपोर्शन है, 20% एक्स्ट्रा देता है। अरे 20% एक्स्ट्रा, पहले भी तो 20% एक्स्ट्रा। 72 में से 60 में से कितना, 60 पेपर था, बोलता कितना का था, 72। तो अभी भी 120 में मैं एक्सपेक्ट करता हूं 2:1 के हिसाब से कि 80 मार्क्स का थ्योरी और 40 मार्क्स का केस स्टडी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से बताओ, कितना मार्क्स का थ्योरी, कितना मार्क्स का केस स्टडी, बोलो ना। अरे आवाज नहीं आ रहा है, कितना मार्क्स का? 80 मार्क्स का थ्योरी और 40 मार्क्स का केस स्टडी हम लोग मान सकते हैं। समझ गए? एक बात, अभी पूरा बात नहीं हुआ, सुनो। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, वापस से मैं एक्सपेक्ट करता हूं, जरूरी नहीं है सर बाद में पेपर आएगा तो ऐसा नहीं होगा, तो मत मेरे पर उंगली उठाना। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं पहला क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, कंपलसरी रहेगा, और उसके बाद कितना, 5 देगा, और उसमें से करना कितना होगा, 4। कोई डाउट? अब बात उठता है, सर 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं रहता, उसके कम से कम 4 पार्ट रहते हैं। कम से कम कितने पार्ट्स? कम से कम 4, 5 पार्ट भी हो सकते हैं। 1 का ABCDE, 2 का ABCDE, क्योंकि पहले जब 12 मार्क्स का आता था ना, तो हर क्वेश्चन के 3-3 पार्ट्स होते थे। हर क्वेश्चन के कितने पार्ट्स? 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। फिर से बोलो, कितना कितना? 12 मार्क्स का था, फिर कितना कितना का? 3, 4, 5 होता था, या फिर 6, 6 का होता था, या फिर 7, 5 का होता था, या फिर 4, 4, 4 का होता था। समझ गए? 3 पार्ट्स हुआ करते थे ज्यादातर, 3 पार्ट्स हुआ करते थे ज्यादातर। तो अभी भी 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 12 मार्क्स में 3 पार्ट थे, तो 20 में कम से कम कितने पार्ट्स रहेंगे? 4। कम से कम कितने पार्ट्स? 4। अब मैथमेटिक्स लगाओ। अगर मैं बोलता हूं, अंदाज इसी तरह से बोलता हूं कि सर अब एक मैथ समझिए जरा, पहला क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कंपलसरी होगा, 1 नंबर। अरे बोलो, और फिर उसके बाद और कितना देगा? 5। उसमें से करना कितना होगा? 4। तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चंस हो गए? 6। हर क्वेश्चन का मिनिमम कितना पार्ट्स? 4। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन पेपर में कुल मिलाकर मिनिमम कितने क्वेश्चंस आने चाहिए बताओ? 24 मिनिमम क्वेश्चंस होने चाहिए। मिनिमम बोल रहा हूं मैं, समझ गए? उसमें तुमको 20 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो चॉइस है ना? अरे बोलिए, ठीक है, बढ़िया बात। अब सवाल उठता है, कोई भी क्वेश्चन 20 मार्क्स का नहीं, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट का पैटर्न था, मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 मार्क्स का पूछता था। 3, 4, 5, 6, 7, उसमें भी ज्यादातर 4-4 मार्क्स का पहले पूछता था। तो हम वही एक्सपेक्ट करते हैं, अब बहुत जोर मारेगा तो मैक्सिमम 5 मार्क्स का पूछेगा। अरे 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, उसके कम से कम कितने पार्ट्स? 4। कम से कम 4 रहेंगे, 5 पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर कंक्लूजन बताइए सर, कोई भी क्वेश्चन मिनिमम 3 मैक्सिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर से बोलो, कितना से कितना? हर जो पार्ट रहेगा वो मिनिमम 3 मार्क्स का और मैक्सिमम 6 मार्क्स का। क्लियर हुआ स्ट्रक्चर? नहीं क्लियर हुआ? बोलो, नहीं समझ में आया? मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये बात पूरा क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। फिर से बोलो, पहला क्वेश्चन क्या होगा बोलो ना? कंपलसरी। कितने मार्क्स का? 20। अगर मान लो 20, समझ गए? और फिर बाद के कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 5। उसमें से कितना अटेम्प्ट करना है? 4। पक्का? हर क्वेश्चन कितना कितना मार्क्स का? 20। पर सबके कितने कितने पार्ट्स रहेंगे? 1 का ABCD, 2 का ABCD, 3 का ABCD, 4 का ABCD, ऐसे करके पार्ट्स रहेंगे। समझ गए? पक्का? सेकंड पार्ट, अब इंस्टीट्यूट का सिलेबस आप देखिएगा, सी इंस्टीट्यूट का सिलेबस आप देखिएगा। इंडेक्स एक बार ओपन करिए प्लीज, एक बार इंडेक्स ओपन करिए। सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है बताओ ना?
IRF हम लोग इसको बोलते हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये बेसिक चैप्टर है कि इसमें बताया गया है कि भारत के अंदर में लॉ बनता कैसे है, कौन बनाता है, कौन इंप्लीमेंट करता है, और देश का स्ट्रक्चर कैसा है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। समझ गए? क्या लिखा है इंस्टीट्यूट ने, कितना मार्क्स से कितना मार्क्स बोला बताओ ना। आई कैनॉट हियर यू। 0 से लेकर 5 मार्क्स। फिर से बोलो कितना? 0 से 5। आप हायर वाला को मानिए। क्यों? आप एक काम करेंगे, जब हायर वाला को जोड़ेंगे ना तो वो 120 के आसपास आएगा। जोड़ेंगे हम लोग, रुको। हायर वाला मानिएगा। 0 मानेंगे कि 5 मानेंगे? 5। फिर दूसरा चैप्टर है, बताओ नाम क्या है इसका? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर से बोलो क्या नाम है इसका? ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है रे। ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। इतना लेंदी है, इसको देखो हम लोगों ने कहां से क्लासिफाई करना चालू किया है। 11 नंबर से स्टार्ट करके कहां पर खत्म हुआ? ये 29 पर खत्म हुआ। कितने पार्ट्स हैं? 19 पार्ट्स में मैंने तोड़ा है इसको। कितने टॉपिक्स में तोड़ा है? 19। फिर से बोलो, हाउ मेनी टॉपिक्स आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 19 यूनिट्स में तोड़ा है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर अपने आप में एक सब्जेक्ट के लेवल का चैप्टर है। ये इसमें सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और जिस प्रपोर्शन में मेहनत करते हैं उस प्रपोर्शन में मार्क्स नहीं है। 25 क्लास के आसपास लगता है, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम। बट दोस 25 क्लासेस कैन नॉट बी कंटिन्यूड, क्योंकि अगर हम 25 क्लास पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें 2 प्रॉब्लम होगा। एक तो बहुत भारी रूप से बोरिंग हो जाएगा, बहुत भयंकर बोरिंग हो जाएगा, और दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मार्क्स इतना नहीं, मार्क्स इतना नहीं। आया समझ में? अरे बोलो। इंस्टीट्यूट ने सिर्फ और सिर्फ ये यूनिट्स इसमें नए इंट्रोड्यूस किए हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के यूनिट्स जो है वो इंस्टीट्यूट ने नए इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसको मैंने बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा है। आई हैव डिवाइडेड इनटू मेनी सब यूनिट्स। हर एक यूनिट को मैंने तोड़ तोड़कर स्ट्रक्चरली सिस्टम से बैठाया है। तुम्हारे स्टडी मटेरियल में सिर्फ 3 चैप्टर हैं, इसके 3 यूनिट्स हैं, पर मैंने इसको इंडेमनिटी गारंटी अलग, बेलमेंट प्लेज अलग और एजेंसी के 3 पार्ट कर दिए। दिमाग पर जोर मतलब सब पढ़ाएंगे, सब शांति से। बोलने का मतलब ये, देखो कॉन्ट्रैक्ट में कितने ब्लॉक्स है, अलग अलग ब्लॉक्स है। मतलब ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, तीनों इंडिपेंडेंट है। 3 इंडिपेंडेंट है, मतलब 3 इंडिपेंडेंट का मतलब इस ब्लॉक का इससे कोई कनेक्शन नहीं, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं। जब आप इंडेमनिटी पढ़ेंगे तो गारंटी पढ़ना उसके बाद जरूरी है, ठीक है। बेलमेंट पढ़ेंगे तो प्लेज पढ़ना जरूरी है। परंतु अगर आप बेलमेंट प्लेज पढ़ने के बाद में कोई दूसरे टॉपिक में चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आराम से। बेलमेंट प्लेज का जो टॉपिक है वो असल में सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ने के बाद ही समझ में आता है। एक दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उसको पढ़ने के बाद ही ये पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। नहीं समझे? एजेंसी का जो चैप्टर है वो पार्टनरशिप लॉ पढ़ने के बाद ही समझ पाओगे, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे इसको। बोलो अरे हाँ या ना? तो वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स है। इंडेमनिटी गारंटी एक अलग कहानी है, छोटा सा अलग कहानी है। अरे बोलो। तो 3 ब्लॉक ये अलग है। उसके बाद में यहां पर भी कई सारे ब्लॉक है। एक ब्लॉक ये रहा, एसेंशियल एलिमेंट्स। मैंने हर ब्लॉक को ना इस फॉर्मेट में किया है, पिंक में डार्क किया हुआ है। देखो बड़ा कैपिटल लेटर में लिखा है ब्लॉक को। अरे दिख रहा है क्या? ये एक ब्लॉक है। फिर इसके अंदर में भी हम लोग 2-3 ब्लॉक कर सकते हैं। सारे इंडिपेंडेंट यूनिट्स है। अगर आप इसको लाइन से पढ़ने के बारे में सोचेंगे तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्शन है नहीं। एक दूसरे से कनेक्शन है नहीं। जहां कनेक्शन है वो हम बता देंगे, जैसे इंडेमनिटी गारंटी कनेक्टेड है, बेलमेंट प्लेज कनेक्टेड है, एजेंसी वाला 3 पार्ट कनेक्टेड है। तुम एक काम करो ना, लिख लो ना, ये कनेक्टेड यूनिट्स है। लिख लो ना अपने बुक में, ऐसे जरा सा मार्किंग दे दो जरा सा।
ये दोनों एक कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है, ये तीनों कनेक्टेड है। जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये पूरा इंडिपेंडेंट है, अलग ही कहानी है। कभी भी स्टार्टिंग की क्लास में भी पढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है उसका। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम स्टार्टिंग में। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, पूरा अलग ही है, सब अलग है, सब अलग है। अरे बोलो, समझ गए? हाँ, हल्का फुल्का जो कनेक्शन होगा वो हम बता देंगे। अब जैसे परफॉर्मेंस और ब्रीच, ये दोनों थोड़ा सा कनेक्टेड है, तो ये दोनों लगातार पढ़ते हैं हम, ये दोनों लगातार। क्वासी एक अलग कहानी है, कंटीजेंट एक अलग कहानी है। अरे समझ गए? चल, ये देखने पर अगर एक ब्लॉक लगता है पर ये है अलग अलग, एक चीज है पर अलग अलग है। अरे समझ गए? तो मैं आपको यही बोलूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक चैप्टर है कि सब्जेक्ट है? बताओ ना मेरे को, सब्जेक्ट के लेवल का है कि नहीं? 19 यूनिट्स आर देयर। आपके स्टडी मटेरियल का, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को अगर दो पार्ट में तोड़ दोगे तो एक पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक पार्ट में बाकी सब। पर उसमें मार्क्स का वेटेज कितना दिया है सिर्फ इंस्टीट्यूट ने? 20 से 30, ज्यादा नहीं दिया। दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ये आपको बैंक में एफडी का रिटर्न देगा, एफडी भी नहीं, एलआईसी का रिटर्न देगा 2%। एलआईसी, जो भी इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है वो बच्चा जिंदगी में बहुत पछताएगा बाद में जाकर। 2% अगर मिल जाएगा तो वो खुश हो जाना। 2 से 2.5% का रिटर्न मिलता है, 2% साल का मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल रहे हैं। तो इसमें 2% का एलआईसी का रिटर्न है, ज्यादा रिटर्न नहीं है इसमें। हाँ, बाकी में कुछ रिटर्न है। चलो एक काम करो, चैप्टर का नाम पढ़ो जरा, फटाफट से नाम पढ़ो जल्दी से। पहला चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कितना मार्क्स? 0 से 5। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कितना मार्क्स? 20 से 30 मार्क्स। इसको हम लोग लगातार पढ़ेंगे कि 6 पार्ट्स में अलग अलग पढ़ेंगे, 6 पार्ट्स में अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा हम आपको समझाएंगे, 1 मिनट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फिर से बोलो क्या नाम है? नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कितना मार्क्स है? कितना मार्क्स? 15 से 20। ये कब बना था देखो ना, 1930 में। कब बना था? 1930। इंडिपेंडेंस के पहले है कि इंडिपेंडेंस के बाद है? बहुत पहले है। फिर नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कब का है ये? 1932। जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट किसी टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये एक हिस्सा हुआ करते थे। किसका? आपको मैं समझाता हूं, एक खाली वैसे से नंबरिंग दे रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो एक्चुअल में लॉ है उसमें देखो चैप्टर के नाम देखो, ये सब किसमें है बताओ ना? चैप्टर 1, ये सब चैप्टर 2 में है, छोड़ो भी। फिर क्या है? चैप्टर 3। ये किसमें है? चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। ये क्या है? 8। बीच में चैप्टर 7 कहां गया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो था ना वो चैप्टर 7 में था। कहां पर था वो? चैप्टर 7। उसको 1930 में अलग लॉ बना दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के 11 बच्चे थे। फिर से बोलो, क्रिकेट टीम था ये पूरा, क्रिकेट टीम। तो एक बच्चा बहुत बड़ा हो गया तो उसका घर अलग कर दिया, तू निकल साइड, तो उसको अलग लॉ बना दिए। क्या नाम दे दिया उसको? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फिर उसके बाद चैप्टर 8, 9, 10, आप तो 11 बोले। 11वां नंबर एक बच्चा जो था ना उसका नाम था पार्टनरशिप एक्ट। फिर से बोलो क्या नाम था? पार्टनरशिप एक्ट। उसको 1932 में अलग लॉ बना दिया गया। अभी समझ में आया? मतलब वंस अपॉन अ टाइम ये तीनों चैप्टर भी एक ही हुआ करते थे। आया नहीं समझ में? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कितने बच्चे हुआ करते थे बताओ? 11। फिर से बोलो, हाउ मेनी चाइल्ड? 11 चाइल्ड। उसमें 2 बच्चे बड़े हो गए तो उनका घर अलग कर दिए। कौन कौन का नाम था? बच्चे नंबर कौन सा नंबर? चैप्टर बच्चा नंबर 7 का नाम क्या था? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उसको अलग से, उसका अलग घर बना दिया। फिर बच्चे नंबर 11 का नाम क्या था? पार्टनरशिप एक्ट। उसका अलग घर बना दिया। आया समझ में? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 11 बच्चे थे। अभी कितने बच्चे हैं? अभी 9, क्योंकि 2 लोगों को अलग कर दिया। तो 9 बच्चों को 9 पार्ट में पढ़ सकते हैं हम लोग। आया समझ में? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में ही 9 ब्लॉक्स है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में ही 9 ब्लॉक्स आर देयर। नहीं समझ में आया? तो यहां पर मैंने जो चैप्टर नंबर दिए ना उससे समझ में आएगा कि व्हेन आई एम टॉकिंग चैप्टर 8 तो दैट मींस इंडेमनिटी गारंटी आर कनेक्टेड। चैप्टर नंबर 9 बेलमेंट प्लेज कनेक्टेड। एजेंसी का चैप्टर नंबर 11 कनेक्टेड। ये चैप्टर नंबर लॉ के हैं।
मतलब एक्चुअल जो पार्लियामेंट में पास हुआ उस लॉ का है। तो बताओ पहला कितना चैप्टर है, बताओ ना, आपके सिलेबस में देखकर बताओ। सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है बताओ ना। अरे नहीं नहीं, पहले चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फिर से बोलो, पहला चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कितना मार्क्स? 0 से 5। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके कितने बच्चे हैं? 11। 11 में से 2 अलग कर देगा तो अभी कितने बचे? 9। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कितने पार्ट्स में पढ़ सकते हो? 9। कितने पार्ट्स में? अरे कितने पार्ट्स में? 9 पार्ट्स में पढ़ा जा सकता है। आया समझ में कि ना आए? वो 9 पार्ट्स लाइन से पढ़ना जरूरी नहीं है, लाइन से पढ़ना जरूरी नहीं है। दे आर कनेक्टेड कि दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, हाँ, बेसिक से हर चीज का कनेक्शन होता है। फिर से बोलो, किससे? बेसिक्स क्लासेस से हर चीज का कनेक्शन होता है। आया कि नहीं आया? वो हम लोग शुरुआत में जरूर पढ़ेंगे। आओ, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पहले ये किसका बच्चा था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर ये अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, अलग से बन गया, क्या बन गया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कितना मार्क्स है ये दोनों? सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कितना कितना मार्क्स है? 15 से 20, 15 से 20। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको बहुत थोड़ा रिटर्न मिलेगा, LIC जितना रिटर्न मिलेगा, 2%। कितना परसेंट? 2%। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको FD जितना रिटर्न मिलेगा, 6%। इसमें भी कंटेंट बहुत ज्यादा है, मार्क्स उसके मुकाबले में कम है। पर नीचे का जो चैप्टर है ना, उसमें मिलेगा इक्विटी का रिटर्न 12%। मतलब कम मेहनत, रिटर्न काफी ज्यादा। इसमें 3 चैप्टर, ध्यान से देखो। एक चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। दूसरे का नाम क्या? 15 से 20। दूसरे का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट। कितना? 15 से 20। इन दोनों का शादी करवा दिए। जो बच्चा पैदा हुआ उसको बोलते हैं LLP एक्ट। LLP एक्ट पढ़ने के पहले पार्टनरशिप और कंपनी दोनों को पढ़ना पड़ता है। LLP का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। LLP का फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पढ़ना पड़ेगा उसके पहले लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कंपनी पढ़ना पड़ेगा। तो LLP कैन बी डन ओनली आफ्टर पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। गॉट इट? अरे बोलो, ये किसका किसका बच्चा है? पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट का शादी करवाने से कौन बच्चा पैदा हुआ? LLP एक्ट। और उसके बाद नया एक चैप्टर है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ये आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये आज के जमाने में आउटडेटेड हो चुका है। क्या हो चुका है? आउटडेटेड हो चुका है। मतलब मैं समझ ही नहीं पाया कि ये चैप्टर इंस्टीट्यूट ने दिया ही क्यों है। ये बिजनेस से खत्म हो चुका है, बिजनेस से खत्म हो चुका है। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट और चेक, क्या क्या 3 चीज को नेगोशिएबल बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक्स। चेक्स जो हम लोग करते हैं ना, चेक देखा है कभी? क्या देखते थे? तुम्हारी जनरेशन चेक देखती है या देखी थी? नेक्स्ट जनरेशन वो देखेगी भी नहीं। अरे हम चेक यूज नहीं करते हैं। हम चेक में सिग्नेचर जब करते हैं ना, तो बैंक में वो चेक डिसऑनर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर करना भूल गए। सिग्नेचर करना भूल गए, सच बोल रहा हूं मैं। पहले हम रेंट पेमेंट किया करते थे, 1.5 साल पहले, तो यहां का लैंडलॉर्ड खाली चेक लेता था। परंतु फिर हम उससे भी बात कर लिए, यार बैंक डिटेल दो, हम ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। अब वो महीने में एक चेक साइन करते थे, वो भी बंद हो गया। चेकबुक इशू किए हो जाता है। अब हुआ होगा 3-4 साल पहले चेकबुक इशू किया हुआ। उस समय का चेकबुक इशू क्या, वो महीने में एक चेक करके 30-35 चेक हुआ होगा, याद भी नहीं है मेरे को। तो आई डोंट इवन रिमेंबर। हाँ, उसका कैंसिल चेक कभी कभी डॉक्यूमेंट प्रूफ करने में काम आता है, और कोई काम नहीं आता। ये नेगोशिएबल आउटडेटेड हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है दुनिया से। बचा खुचा थोड़ा बहुत पार्ट दिया हुआ है। पुराने जमाने में ये वाला पार्ट CA इंटर में हुआ करता था। फिर से बोलो, कहां पर? CA इंटर में। और यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट है ना 3, वो भी CA इंटर में हुआ करता था। ये वाला पार्ट को नया सिलेबस में लाया गया है। आया समझ में? क्या नहीं आया?
बस सिर्फ इतना सा ही चीज को लाया गया है। बैठे अरे क्या बोला मैंने, सुना क्या? ये खाली कितना चीज दिया हुआ है नए सिलेबस में एक्स्ट्रा? पहला एक लास्ट में क्या दिया हुआ है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये पार्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये पुराने सिलेबस में नहीं था, नए सिलेबस में है। तो यूं समझ लो कि यही इंट्रोड्यूस हुआ है, ज्यादा चीज इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। आया समझ में? चलिए, वेरी गुड। नाउ वी कम टू द चैप्टर डिस्कशन। हाँ बोल, थैंक यू, गुड। अब एक काम करो, देखकर बताओ मेरे को, कुल मिलाकर कितने चैप्टर है, गिनकर बताओ। 7। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? 7। पहला चैप्टर में से क्या नाम है? पहला चैप्टर का नाम एक बार याद करो, बोलो। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कितना? 0 से 5। आप हायर वाला याद करो, 5। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितना? 20 से 30। 20 से 30 आप कितना याद करोगे? 30 मार्क्स। कुल मिलाकर अभी कितना हुआ? 35। याद करते हैं। हाँ, नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कितना मार्क्स है बताओ ना? 15 से 20। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कितना? 15 से 20। कंपनीज एक्ट कितना? 15 से 20। जोड़ो तो कुल मिलाकर 60 हो गया ना। ये 60 और 35 कितना हुआ? 95। एलएलपी कितना? 10। कितना हुआ? 105। नेगोशिएबल कितना? 10 से 15 मतलब 120 मार्क्स हुआ कि नहीं? पेपर कितने मार्क्स का आएगा? 120। आपको अटेम्प्ट कितना है? 100। तो कुल मिलाकर देखो, हायर साइड 120 हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। पूरा 120 हुआ कि थोड़ा कम ज्यादा हुआ? पूरा। तो आप हायर साइड का मानेंगे कि लोअर साइड का मानेंगे? हायर साइड। 100% श्योर? दो चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो? बोलो। ये बोलने का मतलब थोड़ा कम बेसी भी हो सकता है, जैसे नेगोशिएबल से 10 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, पर आप मान कर रखिए मोटा मोटी कितने का आएगा? 15 मान कर रखिए। हाँ या ना? 100% क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये नेगोशिएबल जो है, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, सीए इंटर में था, परंतु सीए इंटर में इतना था, आपके सिलेबस में उसका 25% भी नहीं दिया हुआ है। 25 से 30% दिया हुआ है। आया समझ में? और वो भी इजीएस्ट वाला पार्ट, वो भी इजीएस्ट वाला पार्ट। तो यू शुड थिंक, यू शुड नॉट बी चेकिंग द फुल स्कैनर ऑफ दिस। आपके सिलेबस में नेगोशिएबल जितना है वो पूरा था कि उसका सिर्फ 1/3 1/4 पार्ट है? 1/3 या 1/4 पार्ट है। एग्जैक्ट तो बोलना पॉसिबल नहीं है ना, प्रोपोर्शन बोलना पॉसिबल नहीं होता। अरे बोलो, समझ गए? ये आपका सिलेबस का स्ट्रक्चर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सर, सीएमए के फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बोलूंगा कौन कौन सा चैप्टर उनके सिलेबस में है। चैप्टर का नाम ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। पहले चैप्टर का नाम सीएमए के स्टूडेंट्स को बोला जाता है लॉ का इंट्रोडक्शन, सोर्सेज ऑफ लॉ। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ लॉ। चीज वही है, नाम खाली अलग है। दूसरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। परंतु सीएमए के स्टूडेंट्स के सिलेबस में बीच के 3 चैप्टर नहीं है। कौन कौन से नाम बताओ ना? पार्टनरशिप, कंपनी और एलएलपी। ये 3 चैप्टर सिलेबस में नहीं है, ठीक? और नेगोशिएबल है, मतलब वो लोग के सिलेबस का सब कुछ सेम है, बस सिर्फ क्या फर्क है बताओ ना? 3 चैप्टर, पार्टनरशिप पूरा नहीं है, कंपनी पूरा नहीं है, एलएलपी पूरा नहीं है, और कुछ जो पुराने फाउंडेशन के सिलेबस में था, इंग्लिश, वो सीएमए के नए सिलेबस में है। आया समझ में? अरे बोलो, लीव इट। और उनके सिलेबस में और भी कई सारी चीजें नहीं है, जैसे केस स्टडी उनके सिलेबस में नहीं है। केस स्टडी को चीज है ही नहीं। गॉट इट? चल, तो सर थ्योरी क्या होता है, केस स्टडी क्या होता है, ये समझ में आ गया क्या? पेपर कितने मार्क्स का आएगा फटाफट बताओ मेरे को जरा। आवाज नहीं आया। 120। कितने मार्क्स का थ्योरी, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल? 80 का थ्योरी और 40 का प्रैक्टिकल। क्यों ऐसा रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट किया बताओ? क्योंकि पुराने सिलेबस में 72 का पेपर आता था, उसमें कितना थ्योरी कितना प्रैक्टिकल? 2:1। 43 और 29 का रेशियो निकालो ना, अप्रोक्सीमेटली कितना आया? 2:1। अरे बोलो ना कितना आया? 2:1। 42:28 होता तो पूरा हो जाता 2:1। तो अभी भी हम लोग रेशियो करेंगे 2:1, 80-40। अरे बोलो, क्लियर ना?
तो ज्यादा थ्योरी आएगा कि ज्यादा केस स्टडी आएगा? थ्योरी। यू समझ सकते हो, थ्योरी केस स्टडी का मतलब मन में सोचो प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नहीं बोलकर क्या बोलेंगे? केस स्टडी। अब हम लोग सब्जेक्ट को शुरुआत करते हैं। ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? आप एक काम करें, अपना कॉपी में जरा लिख लीजिए एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न। सर ये सीए के स्टूडेंट्स के लिए, सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए खाली पेपर पैटर्न बता देते हैं, टेंशन की बात नहीं है। 50 एमसीक्यू, 2-2 मार्क्स के, 100 मार्क्स, खत्म। 50 क्वेश्चंस, 2-2 मार्क्स के, दैट्स इट, सिंपल। सीए के एग्जाम्स के लिए पेपर पैटर्न एक्सपेक्टेड है, ये लिख लो। क्वेश्चन 1 कंपल्सरी 20 मार्क्स, क्वेश्चन 1 कंपल्सरी 20 मार्क्स, फिर क्वेश्चन 2 से 6, 2 से 6 20 मार्क्स ईच, 2 नंबर से 6 नंबर तक 20 मार्क्स ईच। समझ गए? ब्रैकेट में लिख लो अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5, अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5। क्लियर? बोलते नहीं है? अच्छा, अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5, क्लियर? तो बोलो मेरे को, हर क्वेश्चन नंबर 1 में कम से कम कितने पार्ट रहेंगे बताओ ना? 3। क्वेश्चन नंबर 2 में कम से कम 4 पार्ट, सब में 4 पार्ट्स। अब कई कई स्टूडेंट क्या होता है, एक दो चीज और समझो, ये जो चारों पार्ट रहेंगे ना, ये बात गारंटी है 100 नहीं 200% कि ये चारों पार्ट अलग अलग चैप्टर के रहेंगे। नहीं समझे? समझे? मतलब क्या? ये चारों पार्ट गारंटी है कि सेम सिंगल चैप्टर के रहेंगे कि ये सब अलग अलग चैप्टर के। जैसे मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, ये पार्टनरशिप का हो गया, ये कंपनी का हो गया, नेगोशिएबल का हो गया, आई डोंट नो। फिर ये वाला क्वेश्चन मान लो कंपनी का हो गया, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया, पार्टनरशिप का हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, आई डोंट नो। आया समझ में? कुल मिलाकर बोला जाए तो कोई भी चैप्टर छोड़ना पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है। समझ गए? अब एक दो क्वेश्चन बच्चे लोग मेरे से पूछते हैं, ये स्टार्टिंग में हम बता रहे थे पर फिर भी एग्जाम के दिन मेरे को ये बोलना पड़ता है, भाई अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो पहली बात नियम क्या होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्टिंग से कर सकते हैं। मान लो मेरा मन है, मेरे को 3 नंबर स्टार्ट करना है, करो। 3 का मेरे को पहले सबसे पहले सी बेस्ट लगा, फिर मैंने बी किया, फिर मैंने डी किया, फिर मैंने ए किया, चलेगा। परंतु अगर 3 नंबर स्टार्ट कर दिए तो ये चारों खत्म करोगे, उसके बाद ही कोई क्वेश्चन उठाओगे दूसरा। समझे? अरे समझे? पहले वो क्वेश्चन का पूरा सब पार्ट खत्म करोगे लगातार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओगे। फिर मान लो मैंने उठा लिया 6 नंबर, मैंने सबसे पहले किया सी, फिर ए कर लिया, फिर डी कर लिया, फिर बी कर लिया, चलेगा, आराम से करेंगे। शिकायत है कुछ? पर 6 खत्म होगा तभी हम दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे। आया नहीं अभी भी? एक बात। दूसरी बात, हेलो, कई कई बच्चे मेरे को पूछते हैं, सर मेरे को हुआ क्या कि मेरे को एक क्वेश्चन का ए पार्ट आता है, एक का बी आता है, एक का सी आता है, एक का डी आता है, तो हम एक काम करते हैं, होशियारी झाड़ते हैं, हम सारा क्वेश्चन का जो जो आता है मेरे को कर देंगे, कुछ नहीं होगा उससे। वो बोलता है कि हम 1 2 पूरा कर दिए, 3 का ये कर दिए, ये छोड़ दिए, 4 का बी छोड़ दिए, इसका सी और बी छोड़ दिए, और इसका सारा कर दिए। अरे वाह, सबका अटेम्प्ट कर दिए। ऐसा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने लास्ट में जो लिखा ना, अपना आंसर शीट में जो लास्ट में लिखा, वो वाला फाड़ के फेंक दिया जाएगा, उसको नहीं देखा जाएगा। आया समझ में? अरे बोलो, मतलब लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर है आपका कॉपी में, जो इस ऑर्डर में आपने अटेम्प्ट किया, मान लो मैंने लास्ट में 6 नंबर अटेम्प्ट किया, 6 नंबर क्वेश्चन का चारों पार्ट गायब कर देगा, काट देगा, 0। मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो मतलब क्या हुआ, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसका सारा पार्ट करो, वरना चॉइस में छोड़ना है तो पूरा क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। ऐसी तो क्लास 11 12 में करते थे ना, इसमें कोई नया चीज है? कोई नया चीज है क्या सीए के अंदर में? यही तो होता था उसमें भी, पहले भी। अरे बोलो, पक्का? ज्यादा चॉइसेस नहीं है। ज्यादा चॉइस है कि नहीं है? नहीं। फिर से समझाइए जो बोला, फिर से समझाए। पक्का? गुड, कोई डाउट नहीं है ना? चले, बहुत अच्छे।
मेरे ख्याल से ये सारा चीज अच्छी तरह से क्लियर हो गया, सब कुछ हटाना होगा मेरे को। वेरी नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैन आई प्रोसीड एंड रिमूव दिस? बोलते नहीं है। चलिए, पेपर का पैटर्न क्लियर है? इसमें कितना मार्क्स का थ्योरी, कितना मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा? लिख लो, 120 मार्क्स में 80 मार्क्स का थ्योरी और 40 मार्क्स का केस स्टडी। 80 मार्क्स का थ्योरी और 40 मार्क्स का केस स्टडी। अरे कोई डाउट है क्या? अरे कोई डाउट है? अब आओ, मैं अपना पढ़ाने का चीज बताता हूं आपको। अभी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ना शुरू नहीं किए हैं। क्लियर? पेपर का पैटर्न क्लियर हुआ? सर एग्जाम में एक थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो सकता है, थोड़ा पैटर्न चेंज हो भी सकता है, मार्क्स थोड़ा कम बेसी भी हो सकता है। दैट आई डोंट नो, वो मेरे को पता नहीं है। कैसे पता लगेगा? अभी पेपर इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं। स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? 120 मार्क्स का पेपर आएगा। कितने मार्क्स का? 120। एक चीज, अब आपको मैं कुछ चीज समझाता हूं अपने स्टडी के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ शैल आई स्टडी दिस सब्जेक्ट एक्चुअली? फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव पेपर है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है? पहले ये बताओ, सब्जेक्टिव पेपर है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है? सब्जेक्टिव। इसका कॉपी आदमी चेक करता है, इंसान चेक करता है, मशीन चेक नहीं करता है। समझ गए? अरे बोलो, जैसे सीबीएसई आईएससी में होता था ना, आप लिख कर देते थे, इंसान चेक करता था, कोई टीचर चेक करता था, वैसे ही। बस फर्क यह है कि यहां पर आपका कॉपी को स्कैन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्कैन। फिर से बोलो, क्या किया जाएगा? स्कैन। और वो स्कैनिंग करके जो कॉपी मिलेगा वो किसी एग्जामिनर को भेज दिया जाएगा। वो अपना पोर्टल पर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेगा, उसके सामने कॉपी आएगा, वो वही कंप्यूटर में चेक कर देगा, वही मार्क्स बैठा देगा। वो आपका पीडीएफ, अरे पीडीएफ में जैसे मार्किंग करते हो ना, वैसे ही उनका सॉफ्टवेयर रहता है, तो उसमें मार्क बैठा देगा, काम हो गया, खत्म। अरे बोलो, समझ गए? उसके अंदर में आपका कॉपी में, जब कॉपी आपको मिलता है तो उसमें एक आप अपना नाम कहीं नहीं लिखते हैं, आप अपना रोल नंबर एक जगह लिखा जाता है, और वो चीज जो है ना, वो पेज फाड़ कर फिर स्कैन करके भेजा जाता है एग्जामिनर को। मतलब आपका रोल नंबर, आपका नाम, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते। क्या बोला मैंने? सुना? बोलो, फिर से बोले। आपका नाम वो नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते। दे बोथ ऑफ यू डोंट नो ईच अदर। क्लियर ना? कोई करप्शन होने का स्कोप नहीं है। सर हम अपना कॉपी में अपना नाम, फोन नंबर पीछे में लिख दिए, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, पेपर विल बी डिस्क्वालीफाइड। हम कॉपी में जय श्री राम लिख दिए, नहीं लिख सकते। कॉपी में कोई कोड नंबर दे दिए, नहीं दे सकते। क्लियर है एकदम? कोई गड़बड़ का स्कोप नहीं है, पक्का? करप्शन का स्कोप नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये सब्जेक्टिव पेपर है। कौन सा पेपर है? सब्जेक्टिव। देखो भैया, बात ऐसा है, बात थोड़ा कड़वा है, पर बोलना पड़ेगा मेरे को, मीठा नहीं लगेगा। पॉइंट इज कि इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनेशन के इंस्ट्रक्शन होते हैं। मान लो मेरे पास कॉपी आता है चेक करने के लिए, सर आपके पास आता है या नहीं आता? मैं ये बोलने का मेरे पास ऑब्लिगेशन नहीं है, बोलने का मेरे पास पावर नहीं है। अगर आता होगा तो भी हम नहीं बोल सकते, नहीं आता होगा तो भी हम नहीं बोल सकते। आपको समझ में आया? क्योंकि अगर मेरे पास आता है तो मेरे को बोला जाता है कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते ये बात। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और अगर फिर भी वैसे भी अगर आता भी हो तो किसका आता है वो मेरे को भी नहीं पता, कौन कहां पर बैठा हुआ, कौन एग्जाम दे रहा है। तो सर अगर जो एग्जामिनर को एक इंस्ट्रक्शन का कॉपी आता है कि हम इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे कॉपी चेक करना है, उस इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ रहता है कि जो बच्चा अपनी लैंग्वेज में लिखता है उसको भी पूरा मार्क्स देना है। अपनी लैंग्वेज में लिखता है उसको पूरा मार्क्स देना है। ये एक थ्योरी है, परंतु रियल में ऐसा कम होता है। मतलब आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने में थ्योरेटिकली स्पीकिंग मार्क्स मिलना चाहिए, पर रियलिटी सच्चाई यह है कि अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो मार्क्स मिलेगा, पर बट अगर आप सही लिखे हैं, कंप्लीट लिखे हैं, तब मार्क्स मिलेगा।
नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी भाषा में लिखने के चक्कर में मैसेज को डिस्टॉर्ट कर जाते हैं और छोड़ देते हैं कुछ कुछ चीजें, उसके चलते मार्क्स कट जाता है, उसके चलते मार्क्स कट जाता है। तो बी ऑन द सेफ साइड, किताबी लैंग्वेज जितना याद कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको चिंता करने का जरूरत इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं आपको सारा का सारा लैंग्वेज हिंदी में लिखवा दूंगा। फिर से बोलो, सब चीज को मैं, हर एक सेंटेंस को मैं हिंदी में डिक्टेट करवा दूंगा। आप जो बच्चे मेरे से अकाउंट्स और मैथ्स की क्लास कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे, हाँ भाई मैथ्स का फॉर्मूला तक हिंदी में लिखवाते हैं, मैथ्स का स्टेप हिंदी में लिखवाते हैं, तो फिर लॉ क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, वो तो लिखेंगे ही, वो तो धंधे की बात है, व्यापार की बात है। अरे जब मैथ्स का फॉर्मूला तक हिंदी में लिखवा देते हैं, अकाउंट्स का रूल्स प्रिंसिपल्स हिंदी में लिखवाते हैं कि नहीं? क्या झूठ बोल रहा हूं? तुम नहीं लिखते हो, तुम्हारी गलती है। तो हम आपको सारा चीज लिखवा देते हैं, समझ गए? एक काम करो, आप लॉ की बुक को ऐसे ही रैंडमली पलट कर देखो, कुछ नजर आएगा, शेड किया हुआ है, अनशेड किया हुआ है, दिख रहा है क्या? अरे रैंडमली पलटने से कुछ दिख रहा है क्या? क्या नजर आया? शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट दिख रहा है क्या? ऐसे ही कौन सा चैप्टर है मेरे को भी नहीं पता, दिख रहा है शेड अनशेड। श्री क्या है? शेडेड पार्ट का मतलब ये याद रखने वाला पार्ट है। फिर से बोलो, शेडेड पार्ट का मतलब ये याद रखने वाला पार्ट है और ब्लैंक पार्ट का मतलब ये समझने वाला पार्ट है। फिर से बोलो, शेड पार्ट का मतलब याद रखने का पार्ट है और ब्लैंक पार्ट का मतलब समझने वाला पार्ट है, हाँ या ना? बट आपको 3 चैप्टर में शेड अनशेड नहीं मिलेगा, 3 चैप्टर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। कौन से में? एक पहला वाला है आईआरएफ, मत ढूंढो, बता रहे हैं कौन सा पहला यूनिट, पहला चैप्टर का नाम क्या है? आईआरएफ। एक है कॉन्ट्रैक्ट और एक है एलएलपी, एक है कंपनी और एक है एलएलपी। इसमें कहीं शेड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पहले जो मैं बोल रहा हूं उसको बुक में फर्स्ट पेज पे, इंडेक्स पेज पर लिखो। शेडेड पार्ट याद करना, अनशेडेड पार्ट एग्जांपल है, समझना है। शेड पार्ट याद करना है, इंडेक्स पेज पर लिखो। शेडेड पार्ट याद करना है और अनशेडेड पार्ट समझना है, सिर्फ समझना है। अनशेडेड पार्ट एग्जांपल है, सिर्फ समझना है। बट 3 चैप्टर में ऐसा नहीं मिलेगा। टोटल 7 है, उसमें 4 में ऐसा है, 3 में ऐसा नहीं है। कौन से 3? सबसे पहला है क्या? लिख लो, इसमें पूरा समझना है, कुछ याद नहीं करना है। इंडेक्स पेज पर लिखो, आईआरएफ में पूरा समझना है, कुछ याद नहीं करना है। कोई शेड अनशेड नहीं है क्योंकि पूरा क्या करना है? समझना है। रुको, इंडेक्स पेज पर लिखो, कंपनी एलएलपी में कोई शेड अनशेड नहीं है, सब पूरा अनशेडेड है। पूरा याद करना है। मेरे को पूरा शेड करना पड़ता, पूरा शेड करना पड़ता। मैंने बोला यार बहुत ही गंदा लगेगा, बहुत ही इंक वेस्ट होगा, मेरा कॉस्टिंग नहीं चेंज होगा। पर थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में सोच लिया मैंने, थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में सोच लिया मैंने। पूरा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक मेरे को शेड करना पड़ेगा। मैंने बोला छोड़ो ना यार, लिख लो, कंपनी और एलएलपी में पूरा याद करना है, शेड अनशेड नहीं है। बाकी चैप्टर में शेड अनशेड देखकर याद करना है। आया समझ में? फिर से बोलो, पहला चैप्टर में क्या करना है? पूरा समझना है। कंपनी एलएलपी में पूरा याद करना है और बाकी में शेड पार्ट को याद करना है, अनशेड पार्ट को समझना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे हाँ या ना तो बोलेगा, पक्का? अरे बोलो भाई, कोई डाउट है? चलिए बहुत बढ़िया। क्या ना प्रोसीजर ऑफ दिस? तो कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो कंक्लूजन क्या है? शेडेड पार्ट को क्या करना है? याद, और अनशेडेड पार्ट को समझना है। पर कंपनी एलएलपी में पूरा ही अनशेड है, पर फिर भी उसको याद करना है, क्योंकि मैं शेड करता तो पूरा शेड करता, तो थोड़ा सा प्रिंटिंग प्रेस वाले का थोड़ा इंक ज्यादा लगता, मेरा कॉस्ट नहीं फर्क पड़ता। पर मैंने बोला यार क्या गंदा लग रहा है, हट छोड़ो। मैंने पूरा शेड किया था, फिर बोला पूरा हटा दो। समझ गए? चले, समय के साथ साथ तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। आई डू बिलीव दिस इज वंडरफुली क्लियर। चलो, अब मैंने चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा है।
अलग अलग। अच्छा, तुमने पेपर का पैटर्न लिख रहे थे क्या? लिख रहे थे? हाँ। 80 मार्क्स का थ्योरी और 40 मार्क्स का केस स्टडी, समझ गए? अच्छा, आई हैव डिवाइडेड द सब्जेक्ट इनटू मेनी सब चैप्टर्स ऑल्सो। चैप्टर्स को सब चैप्टर में भी तोड़ा मैंने, ताकि स्ट्रक्चर क्लियर हो। छोटे 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 पार्ट से, सब छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पार्ट है। छोटे छोटे डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्शन नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के कितने बच्चे हैं गिनकर बताओ? 11। कितने बच्चे हैं? 11। उसमें 2 बच्चे बड़े हो गए थे, उनको अलग देश बना दिया। कॉन्ट्रैक्ट 11 स्टेट्स का एक देश था, उसमें 2 स्टेट इंडिपेंडेंट बन गए। कौन कौन से? सेल ऑफ गुड्स एक्ट बन गया और पार्टनरशिप। उनका चैप्टर का नाम क्या है? नंबर बताओ ना। चैप्टर नंबर 1, फिर ये सब चैप्टर नंबर 2 में था, फिर चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 गायब हो गया रे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट बन गया। 8, 9, 10, 11 गायब हो गया। पार्टनरशिप बन गया। कोई डाउट है? तो कॉन्ट्रैक्ट को आप लगातार पढ़ना है कि 9 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं? 9 पार्ट्स में आसानी से पढ़ सकते हैं। एम आई क्लियर? बोलो। चलो, आई डू बिलीव दिस इज वंडरफुली क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। 100% ना? क्या बात है। चलिए, परंतु सेल ऑफ गुड्स एक्ट जब पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, कंपनी पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, एलएलपी पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। एलएलपी के बगल में लिख सकते हो कंपनी और पार्टनरशिप के बाद ही पढ़ सकते हो। कंपनी पार्टनरशिप के बाद ही पढ़ाई हो सकता है। क्लियर? अरे हां या ना? नेगोशिएबल कभी भी पढ़ सकते हो। अच्छा, और एक तो थोड़ा बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, जैसे बेलमेंट प्लेज जो है ना, फर्स्ट पेज में आ जाओ। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में बेलमेंट प्लेज जरूरी तो नहीं है, बट बेहतर रहता है कि इस चैप्टर को सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बाद पढ़ाया जाए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बाद पढ़ाया जाए। लिख लो, बेटर स्टडी आफ्टर सोगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट को हम बोलते हैं सोगा। कौन सा चीज? चैप्टर, ये बेलमेंट प्लेज दिखा गया। और एजेंसी का जो 3 है ना, बेटर स्टडी आफ्टर टिपा, पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, टिपा बोलते हैं उसको। अरे बुक अपना ही है, रिटर्न नहीं लेंगे। पेन से लिखो, पेंसिल वेंसिल नहीं। पेन से लिखोगे, पेन लाओगे, रखोगे, समझे? बुक में पेंसिल नहीं, पेंसिल दिखेगा नहीं और वो गायब हो जाएगा 3 महीने 4 महीने बाद। जब चाहिएगा ना तब गायब होगा। जब चाहिएगा जिस दिन, वो उस दिन पेंसिल उड़ जाएगा। समझते हो ना? चलिए, मन नहीं करता पेंसिल से लिखा हुआ चीज पढ़ने का। मैं साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूं, मन नहीं करता। अलग से सब्जेक्ट के लिए कॉपी मेंटेन करोगे, सब्जेक्ट के लिए अलग से कॉपी। अकाउंट्स मैथ्स का कॉपी में खिचड़ी नहीं पकाओगे। सेपरेट कॉपी की सेम कॉपी सेपरेट। आपको मैं बता दूं, पूरा कॉपी हम भरवा देंगे, पूरा कॉपी भरवा देंगे। कॉपी में पेज नंबर रहेगा, कॉपी में पेज नंबर। अब आपको मैं और चीज बताता हूं, समझो। हर चैप्टर के बाद जो है, आफ्टर एवरी चैप्टर व्हाट आई हैव गिवन यू इज, क्या दिया हुआ है? पढ़ देख कर बताओ ना। केस स्टडीज। आफ्टर एवरी चैप्टर आई हैव गिवन क्या? केस स्टडीज। एम आई क्लियर? केस स्टडी मतलब थ्योरेटिकल सिचुएशन है, उसका सॉल्यूशन करना है। यहां पर आपको 4 चीजों को कवर किया गया है। बताओ मेरे को, कौन सी 4 चीजों को? इंस्टीट्यूट 4 चीज देता है, मैं चारों चीज कवर करता हूं। स्टडी मेटेरियल पूरा, रिवीजन टेस्ट पेपर पूरा, मॉक टेस्ट पेपर पूरा, और पास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूरा। समझ गए? पूरा कवर किया गया है कि कवर नहीं किया गया है? कवर किया गया है। आया समझ में? अरे हाँ या ना? एवरीथिंग इज कवर्ड हेयर और नॉट कवर्ड? कवर्ड। पक्का? डाउटफुल है थोड़ा? सर आप बोल रहे थे पुराने सिलेबस से थोड़ा आसान क्यों हो गया? क्यों हो गया आसान? आपको मैं जनरल बात बताता हूं। आप एक बार बताइए, पुराने सिलेबस में कितने मार्क्स का पेपर आता था? आपको याद होगा 72। अब कितने मार्क्स का आएगा बोलो? 120। कुल मिलाकर कितना बढ़ा बताओ? 48। कितना बढ़ा? 48। नेगोशिएबल बढ़ा, उससे अगर आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा? 15। बोलो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यह पार्ट बढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में
20 से 30 है। अगर बहुत जोर मारेंगे तो इससे 15 का आ जाएगा, बहुत हाईएस्ट। तो 15 कितना बढ़ा? 30। पर पेपर कितना का बढ़ा? 48। तो इसका मतलब पहले जो क्वेश्चन जिसके जितने मार्क्स के आते थे अभी उससे थोड़े ज्यादा आते हैं कि कम आते हैं? सिलेबस सेम है और मार्किंग थोड़ा बढ़ गया। आया समझ में? नहीं आया बेबी? फिर से बोले। और एलएलपी को तो और कम कर दिया है, पुराने सिलेबस से आधा कर दिया है। एलएलपी को तो पुराने सिलेबस में हम लोग एलएलपी 0 से 5 का था, आधा कर दिया है रे। आया समझ में? अरे हाँ या ना? पक्का? तो हर चैप्टर से पहले जितने मार्क्स का आता था अब उससे ज्यादा मार्क्स का आता है। पहले 12-12 मार्क्स का आता था, अभी 15-15 पहले 15-15 मार्क्स का आता था, 20-20 मार्क्स का। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पार्टनरशिप से 15-15 मार्क्स का आता था, 20-20 मार्क्स का आएगा। समझ गए कि ना? अरे यस और नो? चल आगे चलते हैं हम लोग। सिलेबस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तुमको? एक बार फिर से बोलो। पहला क्वेश्चन क्या है? कंपलसरी। कितना मार्क्स होना चाहिए? 20। कितने पार्ट्स? कम से कम 4। कम से कम 4। फिर उसके बाद कितने और क्वेश्चंस? 5। कितने क्वेश्चंस और? 5। 5 क्वेश्चंस, उसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं? 4। आई डू बिलीव दिस इज वेरी क्लियर नाउ। मतलब हर क्वेश्चन के कितने सब पार्ट्स? 4। हर पार्ट सेम चैप्टर से आएगा कि अलग चैप्टर से? बोलो। 1A B C D ये सेम चैप्टर कि अलग चैप्टर? अलग चैप्टर। अगर 2 नंबर स्टार्ट कर लिए तो 2 का सारा पार्ट करना होगा लगातार कि नहीं करना होगा? करना होगा। उसी के बाद तुम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम अ फ्रेश पेज। फ्रॉम अ फ्रेश पेज। आई डू बिलीव दिस इज वंडरफुली क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। अब आपको और मैं पढ़ने का चीज बताता हूं। केस स्टडी जो चीज है ना, क्या चीज? केस स्टडी। वो केस स्टडी लिखकर प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लिखकर प्रैक्टिस। तो वो कैसे करेंगे? हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं? हम है ना, मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, हर एक बच्चा मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पर, हर एक स्टूडेंट पर्सनली व्हाट्सएप पर, ग्रुप में नहीं, व्हाट्सएप पर बोल रहा हूं मैं, टेलीग्राम में नहीं, पर्सनली मैसेज कर सकता है। हर एक स्टूडेंट कम से कम ओवर अ पीरियड ऑफ सिलेबस 20 से 25 केस स्टडी तुम मेरे को लिखकर भेजो। कितना? फिर से बोलो। कितना? 20 से 25। ज्यादा देने से कोई फायदा नहीं है, कम देने से समझ में नहीं आएगा। ये मेरा लॉन्ग रन में कैलकुलेशन पूरा किया हुआ है कि अगर एक बच्चा 20 केस स्टडी से 25 केस स्टडी का आंसर मेरे से इवैल्यूएट करवा लेता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मेरे बुक में 200 से ऊपर केस स्टडीज है, पर 200 लिखकर प्रैक्टिस करने का मतलब नहीं है। 20 से 25। कितना? 20 से 25 केस स्टडी मेरे से पर्सनली इवैल्यूएट करवा सकते हैं। मैं वॉइस मैसेज में इवैल्यूएट करता हूं। 5 मार्क्स में स्टैंडर्ड रखता हूं। कितना? मैं अगर बोलूंगा इसमें 3 मिल जाएगा, यहां पर गलती है, यहां सुधारना है, ये अच्छा लिखा है, ये खराब किया है, मैं वॉइस मैसेज में दे देता हूं कि 5 में से इतना मिल जाना चाहिए। आया समझ में? अरे आया? ये ग्रुप में डालना है कि पर्सनल मैसेज? पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पर। इस पर व्हाट्सएप पर। क्लियर ना? कितना? स्टार्टिंग से एंड तक सिलेबस में सारा सर करना है कि 20-25 से? परफेक्ट है। 20 से 25 हर एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। 20 से 25 तुम लोग सबका मिलाकर नहीं, सबका 20 से 25 केस स्टडी हम चेक कर सकते हैं। आया समझ में? 8-10 के बाद तुमको रास्ता मिल जाएगा। हाँ, हम क्लास में कम से कम 20-25 तो हम ही लिखवा देंगे। अब तुम वही लिखकर भेज दोगे, वैसे नहीं। डज नॉट मेक एनी सेंस। आया समझ में? केस स्टडी 200 है, समझाएंगे 200 का 200, लिखवाएंगे हम लोग 20 से 25। स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, क्योंकि सब में स्टेप्स 3 होता है। स्टेप सब में 3 होता है। प्रोविजन, प्रेजेंट केस, कंक्लूजन, बस खत्म। छोड़ो। आया क्या? तो लिखकर ये भी लिख लो प्लीज। 20 से 25 केस स्टडी सर को व्हाट्सएप पर सेंड करना है चेक करने के लिए। आओ। अरे हो गया? अच्छा, व्हाट्सएप में टाइप करके नहीं रहे, कॉपी में लिख के उसका फोटो भेजना है, क्योंकि व्हाट्सएप में टाइप करते तो ग्रामेटिकल मिस्टेक ठीक हो जाती है। व्हाट्सएप में कई सारे ऐप होते हैं ना, ग्रामर को ठीक कर देते, स्पेलिंग, वो नहीं, कॉपी में लिखकर फिर भेजना है। कॉपी में अभी तक तो कोई पेन आया नहीं जो आपके स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक कर सके। आने को आ गया है,
ऐसा पेन भी आ गया, आप स्पेलिंग लिख रहे हैं, गलत हुआ, वो वाइब्रेट करेगा, उस पर लाल लाइट फेंकेगा। आ गया पेन। कब आया? 3-4 साल पहले आ गया था, कोविड के पहले आ गया था वो पेन। अभी ओपन मार्केट में मास पब्लिक उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, मतलब अभी लेबोरेटरी में वो सब चेकिंग चल रहा है। अरे आप जो लिखते हैं ना उसको रीड करता है, हैंडराइटिंग के हिसाब से रीड करके आपका चेक कर लेता है कि ये स्पेलिंग क्या लिख रहा है, वो समझ जाता है और फिर बता देता है ये गलत लिखा है, सेंटेंस गलत है, स्पेलिंग गलत है। आया समझ में? वाइब्रेट करेगा, लाल लाइट फेंक देगा, मतलब उसको ऐसे दिखाना पड़ेगा, लाल लाइट ये गलती है। चलो, अरे क्लियर ना? चलो, कैन आई प्रोसीड एंड अबव दिस? ओके, स्ट्रक्चर क्लियर हुआ सिलेबस का? ये पेपर नंबर 2 है। इसमें टाइम कितना मिलता है आप लोग बता दीजिए मेरे को एग्जाम में? 3 घंटा प्लस 15 मिनट। 3 घंटा प्लस 15, पहला 15 मिनट रीडिंग टाइम, फिर बाद का 3 घंटा राइटिंग टाइम। अच्छा, ये सब्जेक्टिव पेपर है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है? सब्जेक्ट। इसका क्वेश्चन पेपर घर लाकर ला सकते हो, पर इकोनॉमिक्स मैथ्स का क्वेश्चन पेपर घर लाना अलाउ नहीं है। क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट वहीं पर सबमिट करना पड़ता है एग्जामिनर को ही। आया समझ में? मैथ्स इकोनॉमिक्स में, पर अकाउंट्स लॉ में घर ला सकते हो पेपर। आई डू बिलीव दिस इज वेरी क्लियर नाउ। लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट। आपको जो बुक मैंने दिया है वो बुक एक कंप्रिहेंसिव बुक है। वो बुक का सोर्स कहां से लिया है, वो बुक कहां से कॉपी किया गया? सर, सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मेटल से कॉपी किया हुआ है, बट इन अ प्रॉपर कंसाइज मैनर। कौन से मैनर में? कंसाइज सिस्टमैटिक मैनर में। मतलब जो बहुत अननेसेसरी पार्ट्स थे, एक चीज को 2 बार लिखा गया था, उसको काटकर छोटा किया गया है। सेंटेंस जो लंबे लंबे थे उसको काट काट कर छोटा किया देगा, प्लस एग्जाम्पल्स ज्यादा इंट्रोड्यूस किए गए। फिर से बोलो, एग्जाम्पल्स ज्यादा इंट्रोड्यूस किए गए। मतलब अगर मान लो सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में अगर 5 एग्जाम्पल थे तो मैंने 10 एग्जाम्पल दिए, वो 5 भी है प्लस और 5 भी है। अरे बोलो। और थोड़ा चार्ट वार्ट बनाकर, स्ट्रक्चर बनाकर, पॉइंट्स के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाकर समझाया गया है कि किसके अंदर में क्या चीज आया, और साथ साथ में छोटे छोटे यूनिट्स में भी तोड़ा गया है, छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ा गया और क्लैरिटी के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में अब जैसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट 3 यूनिट है, पर मैंने कितने यूनिट दिए हैं बताओ? 7। अब जैसे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ये सारा एक ही यूनिट में दिया हुआ है, ये सारा मैंने अलग अलग यूनिट दिए। अरे बोलो, समझ गए? तो दिस इज व्हाट आई हैव डन। जैसे कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टीट्यूट ने कुल मिलाकर कॉन्ट्रैक्ट को 9 यूनिट में दिया है, पर मैंने कितने पार्ट्स में तोड़े हैं? 11 से लेकर 19 पार्ट्स में तोड़ा है मैंने। अब समझ में आया डिफरेंस? इंस्टीट्यूट ने कितने पार्ट्स में दिए हैं? 9। मैंने कितना में दिया है? 19। ये फर्क है। अरे बोलो, समझ गए क्या? वैसे ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट 3 यूनिट में दिया हुआ है, मैंने 7 यूनिट कर दिए। पार्टनरशिप एक्ट 3 यूनिट में दिया हुआ है, मैंने 5 कर दिए। कंपनीज एक्ट यूनिट ही नहीं दिया हुआ है, मैंने 5 कर दिए। आया समझ में? नेगोशिएबल कोई यूनिट ही नहीं है, फिर भी मैंने 5 तोड़ दिए। तोड़ तोड़ कर मैं पढ़ा रहा हूं। आया समझ में? पहला चैप्टर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कोई यूनिट ही नहीं है, मैंने 4 पार्ट कर दिए। अभी भी नहीं आया समझ में? आई हैव ब्रोकन द सब्जेक्ट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, प्लस मैंने यूनिट वाइज जो यूनिट है उसके हिसाब से केस स्टडी दिया है, उसके हिसाब से केस स्टडी। और इंस्टीट्यूट ने क्या किया है? पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सारा केस स्टडी एक जगह। आया समझ में? वैसा कुछ। तो आई हैव क्लासिफाइड, इंस्टीट्यूट के मैट में सिर्फ इंस्टीट्यूट का स्टडी में लगा केस स्टडी है, मेरे मैट में आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन सब है, इंस्टीट्यूट का मैट का भी है, एग्जाम्पल ज्यादा है। क्लियर ना? तो माई बुक इज अ कंप्रिहेंसिव, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, ब्रोकन, ऑर्गेनाइज मीन्स ब्रोकन इनटू पार्ट्स, इज अ कंप्रिहेंसिव बुक ऑफ कलेक्टिंग क्या क्या चीज? स्टडी मेटेरियल पूरा, प्लस मोर एग्जांपल्स, प्लस आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस। गॉट इट? तो अगर आपको पूरा पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ कहां पर दिमाग लगाना है? बुक में। और प्लस शेड अनशेड वो मेरा काम है अलग से, वो भी मेरा ही काम है। शेड अनशेड ढूंढ ढूंढ कर वो भी किया है, वो भी अलग कहानी है। तो मतलब यहां पर जो मैंने दिया है वो तुमको स्टडी मेटेरियल ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा? नहीं ढूंढना।
कई स्टूडेंट एक मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि सर आपकी बुक से पढ़ लिया, चलो स्टडी मटेरियल भी देखो, देखो, परंतु कब देखो? जब तुमको शॉर्ट्स देखने का मन हो तब देखो, जब तुमको अपना टाइम किल करने का मन हो, अपने आप को सजा देने का मन हो कि भैया हमको अभी शॉर्ट्स देखने का मन कर रहा है, शॉर्ट्स देखने की जगह इंस्टीट्यूट का शॉर्ट बुक देख लेंगे। आया समझ में? When you want to waste your time, go for the study material. प्रोडक्टिव टाइम में नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि सारा चीज कवर किया गया। तुमको ये जरूर मिलेगा सर आपका पॉइंट ज्यादा है, आपके पॉइंट्स स्टडी मटेरियल से ज्यादा है, परंतु अंदर का जो लैंग्वेज है वो मिला मिला कर देखना। 90% सेम है, बाकी 10% में बहुत छोटा कर करके दिया हुआ है, काम का चीज दिया हुआ है, बेकार चीज नहीं दिया हुआ, पूरा है, दिया हुआ पूरा है। आया समझ में? अरे बोलो सर, इसके बावजूद आपका बुक जो है स्टडी मटेरियल से करीब करीब 60% क्यों है? स्टडी मटेरियल तो इससे बहुत मोटा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है, मेरा फॉन्ट साइज बुक का और स्टडी मटेरियल का बुक का फॉन्ट साइज बहुत फर्क है। उसका 2.5 पेज के आसपास मेरा 1 पेज में आ जाता है। आया समझ में? अरे बोलो, नहीं समझ में आया? उसका प्रिंटिंग फॉन्ट और मेरा प्रिंटिंग फॉन्ट, उसमें अननेसेसरी का पेज वेस्ट बहुत किया हुआ है, वो मैंने नहीं किया है। अरे बोलो, कोई डाउट है क्या? चल पढ़ना